तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो चल रहा था उसका पार्ट 3 के बारे में हम बात करेंगे आज। जो आपका व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो या बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो या इसके अलावा कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम जहां पे आपसे कंप्यूटर्स के बारे में पूछा जाता है, उसके लिए आपके लिए ये लाभदायक होगा। और दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे आज हम जो मेन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जनरेशन जो है कंप्यूटर्स की हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं उनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है। देखिए कंप्यूटर का अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उनकी स्पीड और उनकी जो कंप्यूटिंग पावर है उनके हिसाब से किया जाता है, और इनके हिसाब से 5 कैटेगरी होती हैं, जिसमें सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है पीसी, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। जनरली जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उनको पर्सनल कंप्यूटर्स बोलते हैं। जो डेस्कटॉप जो होता है आपका उसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। और एक सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम ये होता है, और यहाँ पे मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर, मतलब बहुत पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे नहीं चाहिए होता है। एक्चुअली जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसे ही माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। और एक सिंगल यूजर पीसी के लिए, जिसमें हम नॉर्मली इसका अगर हम बात करें कि इसका यूज क्या होता है घर में, तो जनरली हम सिस्टम का यूज करते हैं जैसे कोई डॉक्यूमेंट हमें बनाना है जिसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, स्प्रेडशीट बनाने के लिए, या डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, इनको करने के लिए इसका यूज होता है। इसके अलावा गेम्स खेलने के लिए और इंटरनेट सर्फ करने के लिए इनका यूज होता है। बाकी जो हम मूवीज वगैरह देखते हैं ये सब तो खैर एडिशनल है ही। तो इनको माइक्रो कंप्यूटर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके पर्सनल कंप्यूटर्स के यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं करनी होती हैं। नेक्स्ट फिर दूसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन भी आपका एक सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम ही होता है, और लगभग लगभग पर्सनल कंप्यूटर के जैसे ही होता है, लेकिन एक पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जो कैलकुलेशंस हैं, जो कंप्यूटिंग है, तो उसके लिए स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। और आप देख सकते हैं इसका जो यूज़ है, यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस जो होते हैं जैसे कैड कैम, और डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी इनका यूज़ होता है। और यहाँ पे इनको मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर एंड रिलेटिवली हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़ इनको चाहिए होती हैं। मतलब कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, लेकिन पीसी से यहाँ पे ज़्यादा ही चाहिए होती है। और थोड़ा जो ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर इनकी बात करें तो यूनिक्स और जो विंडो एनटी है आपका, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें जनरली यूज होते हैं। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स की। तो मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, और हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। लगभग लगभग 250 तक यूजर्स मिनी कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर टास्क के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन आजकल पीसी जो आ गए हैं, तो पीसी के कारण इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो मिनी कंप्यूटर्स जनरली अब यूज़ नहीं किए जाते हैं। मतलब बहुत स्पेसिफिक अगर कोई यूज़ हो तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसे यूज़ नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट पर होता है आपका मेन फ्रेम। ये भी मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिंगल यूज़र है, या आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मल्टी यूज़र है इनमें से। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इनमें से किस में स्पीड रिक्वायरमेंट या कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा चाहिए। तो 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, पीसी, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम। तो आपको उनको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए मेन फ्रेम एक मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम है, और ये सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ बहुत सारे यूजर्स इस पर काम कर सकते हैं। और इसकी जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट होती है मिनी कंप्यूटर से। और
इसकी अगर बात करें, ये एक्सपेंसिव होते हैं और लार्ज साइज्ड कंप्यूटर होते हैं, इनकी साइज बड़ी होती है। देखिए अब यहाँ पे हम मेन फ्रेम की और सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे, तो इनकी जो साइज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। इवन सुपर कंप्यूटर तो कई एक बिल्डिंग्स में एक दो बड़े बड़े हॉल होते हैं उनमें ये रखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, तो बहुत हाई स्पीड यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। और ये आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ सैकड़ों यूजर्स इसमें काम कर सकते हैं। और इट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक लार्ज स्केल एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, ये लास्ट कैटेगरी है इसकी। सुपर कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो फास्ट कंप्यूटर्स होते हैं वो होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर, और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मोस्ट पावरफुल, एक्सपेंसिव तो होते ही हैं, पावरफुल होगा तो एक्सपेंसिव भी होगा, और फास्टेस्ट भी ये होते हैं। एंड यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो जहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एक लार्ज अमाउंट में चाहिए होती हैं, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपका वेदर फोरकास्टिंग हो गया, फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, ग्राफिक्स डिज़ाइन हो गया, इन जगह पे सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। तो वेदर फोरकास्टिंग ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इनका, सुपर कंप्यूटर्स का, तो आपको इनकी एप्लीकेशंस भी पता होना जरूरी है। अब दोस्तों मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि यहाँ पे एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो देखिए स्पीड आपको इनकी पता होनी चाहिए कि किसकी स्पीड कम होती है, किसकी स्पीड ज़्यादा होती है। दूसरा, आपको इनकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो पता होना चाहिए, तो वो स्पीड से ही आता है आपका। तीसरा जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो बन सकता है आपका यूजेस का, कि जो सुपर वेदर फोरकास्टिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इन द एप्लीकेशन वेदर फोरकास्टिंग विच कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड। चार ऑप्शन होंगे आपके पास, पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो आपको सुपर कंप्यूटर यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि जैसे मिनी कंप्यूटर है, तो मिनी कंप्यूटर में 250 तक आपके यूजर्स आ सकते हैं, मतलब इतने यूजर्स एक साथ काम साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। और जो मेन फ्रेम है ये मतलब हंड्रेड्स तो खैर कर ही सकते हैं, इवन थाउजेंड्स तक भी ये पहुंच जाता है, मतलब थाउजेंड्स तक यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे 5वें नंबर पे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सिस्टम है जो सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर है। तो आपका पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ये दो आपके सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। बाकी मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर ये आपके होते हैं मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट 6वें नंबर पे जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि इनमें से फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है। या आपसे ये पूछ सकते हैं, ऑर्डर के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑर्डर के बारे में कि इनको इनके स्पीड के हिसाब से अरेंज कीजिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसकी स्पीड कम होती है, किसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसके अलावा जैसे सुपर कंप्यूटर, तो इंडिया का सुपर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है या चाइना का सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवर करूंगा। चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट अब बात करते हैं जो मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स होती हैं उनके बारे में। देखिए यहाँ पे यूनिट्स और उनका डिस्क्रिप्शन में ले रहा हूँ। जैसे देखिए मेमोरी होती है तो सबसे जो छोटी होती है मेमोरी यूनिट वो उसको बोलते हैं बिट, और इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। और मतलब जनरली डिजिट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिजिट आपकी या तो 0 हो सकती है या फिर ये डिजिट आपकी 1 हो सकती है। तो 0 को बोलते हैं हम लो या फिर फॉल्स या फिर ऑफ, और जो 1 होता है इसको बोलते हैं हम हाई या फिर ट्रू या फिर ऑन, या इसको बोलते हैं लॉजिक 0, लॉजिक 1। इस तरीके से भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब इनके मतलब नाम हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इस चीज के लिए भी तैयार रहें। देखिए अब जो बाइनरी डिजिट होती है ये लॉजिकल 0 या 1 होगी, रिप्रेजेंटिंग अ पैसिव और एक्टिव स्टेट। देखिए पैसिव और एक्टिव स्टेट भी इसको बोला जा सकता है। एक्टिव मतलब 1 और पैसिव मतलब 0 ऑफ अ कंपोनेंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट होता है आपका निब्बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। अब जो आपका निब्बल होता है ग्रुप ऑफ फोर बिट्स, मतलब 4 बिट्स अगर एक साथ लिखी हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 0 1 0 0, ये होता है हमारा। डेसिमल में अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 4। जो हमारा नंबर सिस्टम होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, उसमें इसको 4। बाइनरी नंबर सिस्टम में 4 को लिखते हैं 0 1 0 0, 4 बिट्स के फॉर्म में अगर इसको हमें लिखना है तो।
अदरवाइज हम इसको 4 को 100 भी लिख सकते हैं। अगर 3 बिट सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो 4 बिट सिस्टम में 0100 हम इसको लिखेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ जो 4 बिट्स होते हैं इनको बोलते हैं हम निब्बल। नेक्स्ट होता है आपका बाइट। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले केवल 1 आ रहा था, फिर 2 आए, अब आ गया आपका सॉरी सबसे पहले आपका 1 डिजिट आ रहा था, उसके बाद फिर 4 बिट्स आ गई आपकी। पहले 1 बिट थी, अब 4 बिट हो गई। इसके बाद फिर नेक्स्ट हो गया आपका 8 बिट। तो 8 बिट जो होता है आपका, देखिए 1, उसके बाद 4 और 4 के बाद 8। तो ये आपको सीरियल याद रखना है इसका, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कभी कभी बिट और बाइट में जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 8 बिट्स जो होती हैं, एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। तो 8 बिट इकट्ठी जब होती हैं तो उनको बोला जाता है बाइट। और बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट अ डेटा आइटम और अ कैरेक्टर। मतलब ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। कैरेक्टर इन द सेंस, जैसे मैं लिख रहा हूं ए, तो ए एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए ए एक कैरेक्टर है। या फिर मैं लिख रहा हूं एट द रेट, या मैं लिख रहा हूं हैश, तो ये सब कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हैश लिख रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये सिर्फ 8 बाइट से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसका सबका अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग इनके कोड्स होते हैं। जैसे एक आस्की कोड होता है, आस्की कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है, और ऐसे ऐसे अलग अलग मतलब बहुत सारे ऐसे कोड्स होते हैं जिनमें इनको रिप्रेजेंट किया जाता है जो कंप्यूटर समझता है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ड की। तो देखिए वर्ड होता है आपका अ कंप्यूटर वर्ड लाइक अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड एज अ यूनिट। एक यूनिट की तरह, जैसे हम फॉर एग्जांपल सपोज मैं ए को लिख रहा हूँ 8 नहीं 16 बिट से मैं ए को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो 100 अप टू 16 बिट से आपकी हो गई। तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 16 बिट्स या कितनी बाइट्स चाहिए, 2 बाइट्स चाहिए मुझे। यहाँ पे एक 8 बिट्स हो जाएंगी तो एक ग्रुप हो जाएगा, दूसरी 8 बिट हो जाएंगी तो दूसरा ग्रुप हो जाएगा। मतलब एक एक बाइट के 2 यहाँ पे हो गए। तो ये टोटल एक कंबाइंड क्या बन गया, एक कंबाइंड एक यूनिट बन गई। और ऐसी ऐसी यूनिट जब बहुत सारी हो जाती हैं तो वो पूरा बन जाता है एक वर्ड। एंड इट वेरीज फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, व्हाट इज फिक्स्ड फॉर ईच कंप्यूटर। एक अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग होती हैं, लेकिन एक कंप्यूटर के लिए ये एक फिक्स होती है। एंड द लेंथ ऑफ द कंप्यूटर वर्ड इज कॉल्ड वर्ड साइज। तो टोटल जो, जैसे मान लो मैं 64 बिट्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या 128 बिट्स से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वर्ड को, तो कंप्यूटर के लिए ये अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी कंप्यूटर के लिए 128 हो या किसी दूसरे टाइप के कंप्यूटर के लिए 64 बिट हो, लेकिन ये फिक्स रहेगी, एक कंप्यूटर के लिए ये फिक्स रहेगी। और इसी को बोलते हैं वर्ड साइज या वर्ड लेंथ। इट मे बी स्मॉल एज 8 बिट्स और मे बी लार्ज एज 96 बिट्स। मतलब 96 बिट्स तक ये लार्ज हो सकता है। अ कंप्यूटर स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड्स। इन्हीं के फॉर्म में ही आपकी जो, जैसे हार्ड डिस्क में आप कुछ भी स्टोर कर रहे हो, मेमोरी में कुछ भी स्टोर कर रहे हो, तो इन्हीं वर्ड्स के फॉर्म में ही आपकी स्टोर होती है। तो ये था आपका पूरा मेमोरी स्टोरेज यूनिट के बारे में। अब देखिए इनका जो कन्वर्जन होता है या जो हायर स्टोरेज यूनिट्स होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो किलो बाइट होती है, जिसको लिखते हैं हम किलो बाइट, तो 1 किलो बाइट में होते हैं 1024 बाइट्स। तो यहाँ पे किलो मतलब क्या हो गया, देखिए किलो मतलब जनरली हम क्या लिखते हैं 1000, लेकिन यहाँ पे किलो मतलब क्या होता है 1024। मतलब अगर मैं 1 किलो बाइट लिख रहा हूँ, इसका मतलब हो गया 1 इंटू 1024 बाइट्स। ये पूरा बन जाएगा आपका 1 किलो बाइट मतलब 1024 बाइट्स। ऐसे ही मेगा बाइट जब भी मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1 मेगा बाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट। इसको मैंने किलो बाइट के फॉर्म में लिखा। अभी किलो बाइट है, अब किलो बाइट को क्या लिख सकते हैं, जैसे 1024 है, और किलो बाइट को मैं 1 किलो बाइट को मैं लिख सकता हूँ 1024 बिट्स। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। आपने देखा होगा आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं, डाउनलोडिंग जब आप इंटरनेट से करते हैं तो एक स्पीड आती है कि मान लो 300 KB पर सेकंड, 300 KB पर सेकंड, तो 300 किलोबाइट्स पर सेकंड, मतलब एक बार में 300 किलोबाइट्स आपके पर सेकंड ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसे ही फिर होता है आपका गीगाबाइट्स। तो गीगाबाइट्स में क्या हो जाता है 1024 MB, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, MB को लिख सकते हैं हम 1024 KB, और इसके बाद फिर KB को हम फिर से क्या लिख सकते हैं 1024 बाइट्स। तो हम इनको बाइट्स में भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही फिर होता है आपका टेराबाइट। तो अभी तक ये जो टेराबाइट है इनकी हार्ड डिस्क मार्केट में आ चुकी हैं। जैसे 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, या 4 टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क तो मैंने ही देखी है, और शायद हो सकता है 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क आपने देखी है। तो जरा जरा सी पोर्टेबल हार्ड डिस्क आजकल मार्केट में आ चुकी हैं। तो इतना तक
मतलब रिसर्च इनमें आगे भी और चल रहा है कि मेमोरी जो यूनिट है उसको कम से कम छोटे से छोटा बनाने का रिसर्च काफ़ी चलता रहता है। तो जो 1 टेराबाइट होता है, 1 टेराबाइट में होता है 1024 जीबी। जैसे नॉर्मल आप मार्केट में कंप्यूटर खरीदने जाओगे तो 500 जीबी तक की हार्ड डिस्क आजकल देते हैं, या 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी आने लग गई है। तो 1 टेराबाइट मतलब हो जाता है आपका 1024 जीबी, और 500 जीबी मतलब 1024 जीबी का मतलब ये जीबी हो गया आपका, तो 500 इंटू जीबी इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1024 एमबी। तो इतना मेमोरी स्पेस आजकल अवेलेबल होता है। फिर सबसे बड़ा जो यूनिट होता है वो होता है पेंटाबाइट, जिसको हम बोलते हैं पीबी। तो ये अभी मार्केट में नहीं आया है। एक पीबी में होता है 1024 टीबी। तो ये 1 टेराबाइट भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज होता है। तो ये था पूरा आपका हायर स्टोरेज यूनिट्स के बारे में। तो आपसे यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि कोई ऑप्शन क्वेश्चन दे दें आपको कि इनमें से सबसे ज़्यादा हायर मतलब मेमोरी स्टोरेज कौन सा है। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट में। तो आपको टेराबाइट वहाँ पे लगाना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो कन्वर्जन हम करना है कि ये आपसे ये पूछ सकते हैं कि 1 पेंटाबाइट इज इक्वल टू, और वो दे देंगे आपको किलोबाइट में। तो 1 पेंटाबाइट इज इक्वल टू डैश डैश किलोबाइट। तो अब आपको ये कन्वर्जन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये पूरी टेबल आनी चाहिए। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं जनरेशंस के बारे में। जो कंप्यूटर्स की जनरेशन है, तो 5 जनरेशन टोटल कंप्यूटर की आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो है 1946 से 1959 तक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो होती थी वैक्यूम ट्यूब्स की, और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इनके अंदर होते थे। और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती थी वो होती थी मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल अगर देखें तो ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जनरेशन का ये एग्जाम्पल है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है और उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी और क्या टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी तो आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की, जो 1959 से 65 तक चली, और इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए। टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर बेस्ड थी, ऑपरेटिंग सिस्टम होता था मल्टी बैग रिमेनिंग और टाइम शेयरिंग। और इनमें जो मेमोरी यूज होती थी मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क के फॉर्म में मेमोरी यूज की जाती थी। और इनमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन, कोबॉल, अल्गोल, ये सारी लैंग्वेजेस में यूज की जाती थी। जैसे IBM 1620, 70, 94, CDC 1604 अलग अलग कंपनीज के हैं एक्चुअली। जैसे ये IBM ने बनाया, ये कोई और कंपनी का है। तो इस सेकंड जनरेशन के आपके कंप्यूटर्स हो गए। नेक्स्ट फिर आई आपकी थर्ड जनरेशन जो 1965 से 71 तक चली, और ये IC बेस्ड आपकी टेक्नोलॉजी थी। IC मतलब होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सिलिकॉन्स और जर्मेनियम से बने होते हैं। और आजकल ICs आने से जो साइज है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जैसे पहले जो आपने देखा होगा जो टीवी बहुत ज़्यादा जो आती थी या कंप्यूटर्स जो आते थे बड़े बड़े साइज में हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में ये बहुत छोटे हो चुके हैं। इवन आप हाथ में एक लैपटॉप, इतना पाम टॉप जिसको हम बोलते हैं, वो हाथ में आप ले सकते हो। और इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम होता था। और इनकी जो प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग इनमें होती थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस, फोर्टन सेकेंड, टीओ, टीओ फोर्थ, कोबोल, पास्कल, PL1 बेसिक, अल्गोल 68, ये सब इनमें मतलब लैंग्वेजेस यूज हुई। और इनके एग्जांपल IBM 360 सीरीज, हनीवेल 600, ये अलग अलग कंपनी के हैं। तो ये पूरी सीरीज इनकी। और फिर PDP, फिर IBM 370 बाय 168। तो ये सब इनके एग्जांपल हैं। फिर आई आपकी फोर्थ जनरेशन जो 1971 से 1980 तक चली, और इनमें यूज हुई टेक्नोलॉजी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, VLSI। ये टेक्नोलॉजीज में यूज हुई, तो इनकी साइज और ज्यादा कम हो गई। देखिए यहाँ पे जो जनरेशन आई है तो यहाँ पे साइज ज्यादा थी और स्पीड कम थी। फिर सेकंड जनरेशन आई तो थोड़ी साइज रिड्यूस हुई और इनकी स्पीड बढ़ी। फिर थर्ड जनरेशन में साइज रिड्यूस हुई, स्पीड और बढ़ी। फोर्थ जनरेशन में और साइज रिड्यूस हुई और बढ़ गई। ऐसी फिफ्थ जनरेशन में साइज बहुत ही छोटी हो चुकी है आज के समय में।
तो ये VLSI सर्किट्स इसमें यूज किए जाते थे। उनकी जो मेमोरी होती थी वो सेमीकंडक्टर और विंचेस्टर डिस्क इनमें यूज हुई। और हाई लेवल लैंग्वेज फोर्टान 77 पास्कल कोबोल इनमें यूज हुई। ये इनके एग्जांपल हैं। डेक 100 स्टार 1000 PDP 11 सुपर कंप्यूटर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं 4th जनरेशन में। तो ये क्रे 1 क्रे XMP, आपसे ये एग्जांपल पूछा जा सकता है कि ये क्रे 1 क्या है। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, एक सुपर कंप्यूटर का होगा, एक कुछ और ऐसा ऑप्शन दे देंगे जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा। तो ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, तो आपको एग्जांपल्स इनके पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पर आपका 5th जनरेशन जो 1980 से अब तक चल रही है, ये 5th जनरेशन में आती है। और इनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो होती है पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब होता है कि एक साथ सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसिंग चल सकती हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि रजनीकांत की एक मूवी आई थी जिसमें ऐश्वर्या राय थी। तो उसमें रजनीकांत को एक रोबोट होता है और उस रोबोट को प्यार हो जाता है। तो ये बड़ी आपको लगा होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि रोबोट्स, हाउ रोबोट्स फॉल इन लव। तो ये एक बहुत ही एक टिपिकल चीज आपको लगी होगी, लेकिन इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें मशीन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, इन सब के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ट्रेंड कर सकती है। और इसका जो रिजल्ट आता है वो मतलब रिजल्ट ऐसा आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल रोबोट्स की हम बात करते हैं, रोबोट्स खुद अपने आप को ट्रेंड करते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो आगे चल के क्रांति लेके आ सकती है। और इसके बहुत फायदे भी हैं और बहुत नुकसान भी हैं। जैसे आपने आज कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि जो रोबोट्स हैं वो आजकल सर्जरी तक करने लगे हैं। तो जब रोबोट्स ही सब कुछ करेगा तो ह्यूमन बीइंग का क्या होगा फिर। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपकी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर्स आजकल आने लग गए हैं कंप्यूटर्स में। और ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जैसे C++, जावा, .NET, ये सब इनमें यूज़ की जा सकती हैं। और एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, मतलब सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी भी यूज होती है। और मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स। मल्टीमीडिया फीचर्स मतलब जैसे वीडियो, ऑडियो, ये सब मल्टीमीडिया फीचर्स होते हैं। तो इनमें यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आजकल जोड़ने लग गया है। जैसे हम टच स्क्रीन लैपटॉप्स की बात करते हैं तो ये भी एक यूजर फ्रेंडली, आपको इवन बस केवल टच करके रखना है। नेक्स्ट है फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर एट चीपर रेट्स। मतलब रेट्स तो बाकी में बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हुआ है और स्पीड बाकी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और इनके जो एग्जांपल हैं जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ये सारे इनके एग्जांपल्स हैं। तो ये एग्जांपल्स तो आपको पता होने ही चाहिए। तो ये था पूरा आपका पांचों जनरेशन्स के बारे में, कंप्यूटर की जो भी पांचों जनरेशन है उनके बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ ले सकें। और आप लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। मुझे इन चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है उस कमी को आप जरूर बताएं। आप अच्छा कमेंट करें या ना करें, लेकिन आप कमी अगर आपको कोई दिखती है तो उसको जरूर बताएं ताकि अगले वीडियो में मैं उस कमी को कम कर सकूं, उस चीज़ को मैं रेक्टिफाई कर सकूं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि यहाँ से अपलोड होने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब पे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।